सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, 27वीं तरमीम का मामला जो आज उम्मीद की जा रही थी कि शायद आज सेनेट के इजलास में पेश हो, लेकिन उसके बाद हुकूमती वज़ीर का कहना यह था कि आज पेश नहीं की जाएगी। मुमकिन तौर पर पीर तक इसको आगे मामले को लिया जा चुका है। अब मामला यह है कि जो 27वीं तरमीम की जो मंजूरी है, पहले उसको कहा कि सेनेट में पेश होगी, फिर वो कौमी असम्बली में पेश होगी। कौमी असम्बली में तो हुकूमत के पास बहुत ही आसानी से नंबर पूरे हैं, मतलब 224 रिक्वायर्ड नंबर हैं, और जो हुकूमत के पास है अवेलेबल नंबर वो 237 है। जो मैजिक नंबर है वो 224 है। लाइकवाइज सेनेट में अगर बात की जाए तो 64 वोट्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन जो हुकूमत के पास है वो 261 है। माजरत 3 सीट्स यकीनन अगर वो ANP के साथ मिल जाती हैं, जिन्होंने 26 से आईनी तरमीम में भी वोट डाला था, तो यहाँ पर जो नंबर गेम है वो पूरी है। लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब से भी मुलाकातें हैं और कोशिश है कि वो भी इसके हक़ में वोट दे दें। अभी तक मामला जो है वो किसी हतमी मराहिल में दाखिल नहीं हुआ है। ताहम जो पीपल्स पार्टी है, अहम इत्तेहादी, ना भूलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही ट्वीट करके ये तमाम जो मुकदमा था इसका 27वीं तरमीम का, वो कौम के सामने रखा था, और उसके बाद से इस पर बहस बाकायदा तौर पर शुरू हुई थी। CC का इजलास जो कल भी हुआ था, उसमें एंड में तकरीबन मिडनाइट बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू की। जो अभी तक की इत्तलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी रजामंद शायद हो गई है, बहुत सारी चीज़ें लो और दो चल ही रहा होता है, लेकिन PTI की ना तो इस वोट की ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत है, ना PTI इस पार्लिमानी सियासत कर रही है। बज़ाहिर लगता यही है कि PTI जो है वो एक इर्रेलिवेंट जमात के तौर पर सामने आ रही है। 1 पॉइंट उनका एजेंडा है जो सिर्फ खान साहब से शुरू होकर खान साहब पे ख़त्म हो जाता है। मुल्क में क्या चल रहा है उससे शायद उनको फ़िलहाल कोई गर्ज हमें दिखाई देता नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके अपने बयानात हैं जो आ रहे हैं। इसी तरह से असद कैसर साहब ने भी जो पीपल्स पार्टी के हवाले से गुफ्तगू की है। वैसे नॉर्मली आप इसको नाम कोई भी दें, मुकमुका का नाम दे दें या आप उसको कोई चीज़ों का नाम दे दें, कोई चीज़ें मान ली जाती हैं, कोई चीज़ें मनवा ली जाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि अभी मज़ीद मुलाकातें होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी शायद वो मुलाकात के ख्वाहिशमंद है कि कुछ चीज़ें जो बैठ के डिस्कस हो सकती हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। और हमें भी पता है कि जाहिर सी बात है जब हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो वो फिर आगे बढ़ जानी है, चीज़ें मामला तय हो जाने और तरमीम उस आइन का हिस्सा भी बन जानी है। जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। सैयदा शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पीपल्स पार्टी की, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच शैला जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के लॉयर हैं और लीगल एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। डॉक्टर कमर चीमा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। बात का आगाज़ शैला रज़ा साहब आपसे किए लेती हूँ। पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है, लेकिन पीपल्स पार्टी की अपनी कुछ रिजर्वेशन है सो फार। अब ये जो इम्प्रेशन आ रहा है कि जी 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है, NFC अवार्ड का कुछ % शायद उसमें कट लग रहा है, प्लस जो हेल्थ की और एजुकेशन की उसको जो डिवॉल्व जब हुई थी तो उधर, तो अब वो फेडरल में वापस, इन सब चीज़ों पे कोई लेदे हो जाएगी, कोई बात बन जाएगी, या पीपल्स पार्टी किसी सूरत मानने को तैयार नहीं? अच्छा देखिए, जहाँ तक परसेप्शन की बात है, परसेप्शन पे नहीं बात हो रही। चेयरमैन बिलावल ने ट्वीट की कि वज़ीर आज़म ने मुलाकात में ये कहा। इसमें मामला एकदम से नहीं है कि वज़ीर आज़म गए और पहले से कह रहे, ये पहले भी था। तो अक्टूबर में जो हमारी CEC हुई थी उस पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे उसमें रज़ा रब्बानी को जो है वो सपोर्ट किए गए थे कि आपने मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी अक्टूबर में जो आपकी CEC हुई थी उसमें आप लोगों को 27 अमेंडमेंट का कुछ इल्म था? नहीं, मुख्तलिफ ये बातें हो रही थी कि 18वीं तरमीम ये वो, तो इसके लिए हम एक एडवांस में ही रब्बानी साहब को हमने एक जिम्मेदारी दे दी थी। अब रही बात ये कि हम ले दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर ले दे की बात करनी होती तो हम कैबिनेट में होते हैं। हमने सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ली हैं और सीधी बात यह है कि
हम ये चाहते हैं कि आइन की जो असल रूह है, जिस तरह हमने 18 अमेंडमेंट की, वो बरकरार रहे और उसमें जो और बेहतरी आ सकती है ज़माने के साथ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइव डॉक्यूमेंट है, वो करें। तो अब वो लोग जो समझ रहे हैं कि हमारी सियासत जो है वो शख्सियत के गिर्द घूमती है कि शख्सियत होगी तो बचेगी वरना नहीं, तो ये उनको पैगाम है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी शहादत हुई या उससे पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो की, तो हमने हमेशा आइन के लिए जद्दोजहद की है और पार्लिमानी डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद की है। और आज भी हम यही कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट में बैठ के कुछ लेने और देने की बात नहीं कर रहे। हमें सीधा सीधा जो आइनी मामलात हैं उन्हें देखना है, बजाय इसके कि ज़ाहिर है कि 18वीं तरमीम पे जो है डिवोल्यूशन हमारी गवर्नमेंट के बाद शुरू हुआ और हम समझते हैं कि 18 डिपार्टमेंट अभी भी ऐसे हैं, मिनिस्ट्रीज़, जिनको डिवॉल्व होना चाहिए। और हम ये भी समझते हैं कि उसी के हिसाब से जो है सेल्स टैक्स के अलावा सर्विसेज एंड गुड्स का भी जो इख्तियार है कि उस पर टैक्स जमा करें, वो सूबों को मिलना चाहिए। तो ये हमारा एक बुनियादी मुतालबा है और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी बात को मैं आपके बढ़ाती हूँ। मुझे ये अच्छी तरह याद है जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा अज़र सिद्दीक़ साहब हमें नुकसानात बताए जाते थे कि 18वीं तरमीम की वजह से वफाक जो है वो तो बिल्कुल बेचारा गरीब रह जाता है, सूबों के पास सारा पैसा चला जाता है और इसी किस्म की बहुत सारी चीज़ें। तो अब जो एनएफसी अवार्ड के कट लगाने की बात हो रही है या फर्दर वफाक को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है या कुछ मिनिस्ट्रीज़ या पोर्टफोलियो वापस वफाक की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए तो ये काबिल कबूल होना चाहिए। नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक चीज, चंद एक प्रोविजंस छोड़ के जिनका मैं तस्करा नहीं करना चाहता, एक बदबूदार या गंद हो, कीचड़ हो, उसमें जब पाँव डालेंगे तो छींटे आप पे पड़ेंगे। जितनी, यानी चंद प्रोविजंस को छोड़ के जितनी आई ये बदबूदार है। मैं उसकी वजूहात भी आपके सामने बता देता हूँ। कभी आइन बदलो, कभी दस्तूर नया दो, जमूर को लेकिन कोई हक के सदा दो। जमूर की बस्ती में अंधेरा है बहुत, अल्फाज बदले हैं मतलब नहीं बदलता। मिसाक जमहूरियत के हवाले से कई प्रोविजंस को मैं वो आप जरा गौर करें, उन चीजों को सामने रख कर देख लें क्या उन पे अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या चाह रहे हैं आप? यानी क्या ऐसा हो गया है, क्या पाकिस्तान के अंदर, क्या कोई अवाम सड़कों पे निकल आई? यानी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक इमरानी मुआहिदा है। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ करता हूँ। आप अंदाजा लगाएं कितना का अपनी पार्टी में डिस्कशन की, कितना का अवाम को एतमाद में लिया उन्होंने। मैं बैठ के वो एक छोटी सी बात मैं देख रहा था, जब 18वीं तरमीम आई थी ना, रजा रब्बानी साहब, आजकल आपने देखा होगा रजा रब्बानी साहब बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं। मुझे याद है जब 18वीं तरमीम आई थी ना, 27 रुकनी खुसूसी पार्लियामानी कमेटी बनी थी, 9 महीने में 77 इजलास हुए थे, ऐसे कुल 385 घंटे बहस हुई, अवाम से भी आरा तलब की गई थी। यानी अब हाल ये है, अब कई प्रोग्राम में बैठे होते हैं, वो पूछते हैं कहाँ है, वो उसका ड्राफ्ट कहाँ है, कोई नहीं। देखिए मसला क्या है, मसला आपकी बातें शायद बिल्कुल ठीक भी होंगी, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह, बिल्कुल आई डू रिस्पेक्ट। मेरी बात तो सुने ना अज़र सिद्दीक़ साहब, मसला ये है कि पीटीआई ने तो पार्लिमानी सियासत को खैरबाद ही कह दिया है। पीटीआई तो पार्लिमानी सियासत लगता है कर ही नहीं रही है। ऐसा तो पीटीआई से मज़ामत की सियासत कर रही है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि खान को रिहा करो। उसके अलावा मुल्क में क्या हो रहा है, महंगाई है, परेशानियां हैं, अवाम के साथ जो मसले हैं उससे भी पीटीआई का माजरत के साथ कोई हिस्सा लेना देना नहीं है। मैं आपके पास वापस आती हूँ सर, अज़र सिद्दीक़ साहब मैं वापस आती हूँ, मुझे कमर चीमा साहब के पास भी जाना है, ज़रा उनसे भी मैं गुफ्तगू कर लूँ। डॉक्टर साहब आप ज़रा फरमाइएगा कि ये जो बात हो रही है ना कि जी एक इमरानी मुआहिदा होता है, इसमें शायद कोई शक भी ना हो अवाम के साथ, लेकिन मेरा ख्याल है अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। आप इस पर क्या कहेंगे जो अज़र सिद्दीक़ साहब इस पर गुफ्तगू कर रहे थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी वर्जन देते हैं। जैसे अभी शैला साहब अभी बात कर रही थी कि जो पहली सीईसी हुई उसमें भी हमने बहुत सारी डेलिब्रेशंस की, तो मेरा ख्याल है कि वो
जो नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर वो रेडी हैं। बाकी देखें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होमवर्क तो कर रही होती हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि समटाइम आप मीडिया के सामने चीज़ें नहीं लेके आते। PMLN भी काम कर रही है, पीपल्स पार्टी भी काम कर रही है, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया गया है, लेकिन शायद कई दफ़ा मीडिया की हेडलाइन से और उनसे बचने के लिए शायद वो समझते हैं कि स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो वो अपना इंटरनली होमवर्क तो कर रहे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और जारी बात है वो जो ड्यू प्रोसेस है किसी भी अमेंडमेंट को पास करने का वो तो हो गई। तो मैं समझता हूँ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सिस्टम के अंदर रह के जितनी मर्जी तब्दीलियां करें, देखिए जाना तो कोई भी बिल हो, लॉ पास होना है, जाना तो वो कमेटीज में है, जाना तो वो पार्लियामेंट में है, तो जितने आपके वोट होंगे। अब क्योंकि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट एंड कोलिशन पार्टनर्स कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि उनके पास जो वोट हैं वो मौजूद हैं, तो लिहाजा वो अपने इंटरनल कंसल्टेशंस कर रहे हैं। वो ठीक है कमर चीमा साहब, वो बात कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब यहाँ पर कि वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो पावर्स को रिस्टोर किया जा रहा है। देखें फ्रैंकली आई एम नॉट अवेयर कि ये क्या पावर्स होंगी मेरे तो लेकिन द क्वेश्चन ये है कि असल चीज़ तो ये है कि क्या ये जो डिस्कशन है क्या पार्लियामेंट के अंदर होगी कि नहीं होगी, क्या इसके अंदर एक जो लीगल फ्रेमवर्क है जो बनेगा, क्या उसको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो मेरा ख्याल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो फंक्शन है। आज अगर इलेक्शन जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट तो फंक्शनल है, यकीनन पार्लियामेंट में डिबेट भी होगी, बट मेरा सवाल ये था कि वो क्लॉजेज या वो शिकें जिस पे अपोजिशन को या इवन हुकूमती इत्तेहाद को, इत्तेहादी जो है उनको जो रिजर्वेशंस हैं, तो क्या ये दुरुस्त हैं रिजर्वेशंस? मेरी बात सुने, उसके ऊपर हक है वोट ना दें। उनको कौन कोई कह रहा है कि आप वोट दें? अगर उनके वो वोट नहीं देना चाहते और रिजर्वेशन है तो वोट ना दें, अमेंडमेंट फेल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये डेमोक्रेसी है ना कि आप अपने आप उन शिकों को बेहतर समझते हैं जो वो NFC अवार्ड के कट की बात हो रही है या जो मिनिस्ट्रीज के हवाले से बात हो रही है, DC एग्जीक्यूटिव जी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आप इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के हवाले से कि पहले जो मामला कमेटी में चला जाता था तो अब वो आगे जुडिशल कमीशन में चला जाएगा। इसी तरह से जजेस के हवाले से उनके अपॉइंट जी नाजिर साहब, अगर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो सूबों को गई 18th अमेंडमेंट के बाद, तो क्या आप बताएं कि क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने वो फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अपने सूबों से डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील को दी हैं? क्या ये कोई ऑल्टरनेट अच्छा हम लोकल बॉडी सिस्टम लेके आ चुके हैं? अब क्योंकि इतना पैसा सूबों के पास चला जाता है और उसको वो अब देखें ना 2010-11 से लेके आज 15 साल हो गए हैं, क्या हेल्थ, एजुकेशन, बाकी जितनी चीज़ें डिवॉल्व हुई उस तरह सूबे परफॉर्म कर रहे हैं? अब वो जब परफॉर्म नहीं कर रहे, फेडरेशन के अपने चैलेंजेस हैं, उसको डिफेंस देखना पड़ता है, सारा डेट फेडरेशन के पास रह जाता है, सूबे सारे पैसा ले जाते हैं और वहाँ पे वो जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट या हेल्थ या एजुकेशन या बाकी जो चीज़ें अगर वो नहीं है, और जो रियल पर्पस क्या था, रियल पर्पस लाहौर, कराची, कोयटा, पिशावर को एम्पावर करना नहीं था। रियल पर्पस ये है वाला लाड़काना, कल्लात और बाकी जो ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है। शैलजा साहिबा मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि अभी जी चीमा साहब मैं आती हूँ। शैलजा साहिबा, पीपल्स पार्टी ने जिन चीज़ों की हिमायत की है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी थी, फिर उन्होंने 243 की तो कल ही उन्होंने हिमायत कर दी थी और इन्हीं चीज़ों में बात हुई है। प्लस अभी जो वो बात हो रही है NF से हवाले से जो चीमा साहब कह रहे हैं उस पर कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं सब पे करूँगी। पहली बात तो ये है कि अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये, इसमें रज़ा रब्बानी साहब भी यही हैं, एतजाज़ एहसन साहब भी यही हैं, फरतुल्लाह बाबर भी यही हैं, CEC में मौजूद होंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को हेड करेंगे रज़ा रब्बानी। ये PTI नहीं है कि जिसके सारे फाउंडर उसे छोड़ जाएं, चाहे वो जस्टिस वजी हों, फज़िया कसूरी हों, अकबर एस बाबर हों, किस किस का नाम लूँ, ठीक है। ये पीपल्स पार्टी है जिसकी एक आइडियोलॉजी है। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए जहाँ तक 26वीं तरमीम है वो भी जब आप असेंबली में नहीं आते तो आपको मौलाना के घर जाना पड़ेगा, उन मौलाना के लिए जिनको आपके लीडर से लेके आप तक बहुत कुछ कहते थे, लेकिन फिर आपने कहा उन्हीं के वही आपके सब कुछ है। फिर हमारी बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी, लेकिन आप PTI की अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसको माना गया, JUI ने कुछ और बात कर रहे हैं। एक मिनट, तो अभी भी ये होगा कि पहले कैबिनेट पास करेगी,
कैबिनेट जब पास करेगी तो उसके बाद सेनेट में जाएगा, सेनेट में जाएगा तो पब्लिक हो जाएगा, कमेटीज़ में चला जाएगा। अब आप ना असेंबली में आते हैं हल्ला गुल्ला करके, अटेंडेंस लगवा के डेली अलाउंस ले लेते हैं जो ड्यूरिंग द सेशन मिलता है, की निशानदेही पीटीआई ने की थी वैसे। बस इतना ही करते हैं। और फॉर अब्रॉड विजिट में चले जाते हैं। तो पीटीआई ने निशानदेही की थी, तो और भी नहीं पूरा था मैं भी थी। अब्रॉड विजिट पे जाएंगे, सैलरी लेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो वहाँ पे ये जब स्टैंडिंग कमेटीज़ में चला जाएगा सेनेट की, तो इन द मीन टाइम ये भी हो सकता है कि उसे नेशनल असेंबली में पेश कर दिया जाए और एक ब्रॉडर वे में नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में सब बैठ जाएं और इसे देखें। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे पास हो जाएगा। अब रही बात दूसरी कि सूबों ने परफॉर्म किया या नहीं किया। भाई सूबों ने परफॉर्म किया है। आपको क्योंकि लड़काना याद आया तो मैं आपको थर भी याद दिला दूं कि वहाँ पे भी NICVD से लेकर फ्रेंचाइज से लेकर NED यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के किसी और सूबे में 18वीं तरमीम के बाद नहीं है। और 18वीं तरमीम के बाद जितना हमने एजुकेशन में हमने 15 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं हमारे यहाँ जो है। कह रहे हैं कि आप जो डेवोल्यूशन था ना कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर वो सूबों तक तो चला गया, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को भी बता देती हूँ। सिर्फ सूबा सिंध जो है उसमें लोकल गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत भी पूरी की, नया कानून भी बना जिसे चैलेंज किया गया, राइट था चैलेंज करने वालों का, और इलेक्शंस भी हुए और वहाँ पे हो रहा है काम। और अभी बहुत ज़्यादा शोर मचा था तो जमात इस्लामी के 27 अरब की इनवाइसेस भी शो की गई थी। तो अगर ना करें लोग तो मैं क्या करूं। लेकिन मैं ये समझती हूँ काम पे मेरी राय इस बात पे कि ऊपर से बैठ के कहा जाए जहाँ तक गवर्नमेंट को फेडरल की देनी है तो इस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट को डिफेंस देखना है तो माशाल्लाह इस वक्त भी 15% ऑफ बजट डिफेंस को दिया है। और इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट का टोटल बजट है उसमें सारे काम करने के बाद जो बचता है ना वो सूबों के पास नहीं बचता है इतना %। इसको आप देख लीजिएगा। एक हिसाब किताब था जिसको इस वक्त मेरे पास शायद मोबाइल में कहीं मिल जाए, यानी हर सूबे को जितना बजट मिला है उसको खर्च करने के बाद जो एक अमाउंट को बचना चाहिए वो % जो वफाक के पास ज़्यादा बचती है वो सूबों के पास नहीं बचती है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये तो एक ख्वाब होगा किसी का कि हम इस पे राज़ी हो जाएं कि अपने सूबों के बजट को हम कटौती करवाएं, और ये भी एक ख्वाब होगा कि हम 18वीं तरमीम को रिवर्स करके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो दे दें। हम यही होगा ना ज़्यादा जो हमें एक ऐसी सियासत हुई कि हमें एक सूबे तक महदूद कर दिया गया, सूबे ही से हटा देंगे ना कि अपने मौक़िफ़ पे रहेंगे। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक और वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखें। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अज़हर सिद्दीक़ साहब, दो चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी ने तो जो बात की है जो जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से थे उस पर भी उन्होंने कोई बात किया, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अब तक चीज़ें सामने आई हैं, एक तो ये कि वो जो दोहरी शहरियत वाला मामला था कि जी आपके पास अगर किसी और मुल्क की शहरियत है तो फिर आप कोई सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकते या पाकिस्तान की शहरियत आप नहीं रख सकते। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का प्रपोज़ल था जो इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए कि अगर आपका कंसेंसस नहीं होता हाउस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लियामेंट यानी वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव से, तो फिर आप उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं जुडिशल काउंसिल में ले जाएंगे। उस पर अभी इत्तेफाक़ी राय नहीं हुआ। और उसके अलावा जो है जो मजिस्ट्रेट वाला जो मामला था एग्जीक्यूटिव उनके जो रिस्टोर करने थे राइट्स यानी उनको जो देना था उस पर अभी इत्तेफाक़ी राय पीपल्स पार्टी का नहीं हुआ। PTI अपने तय कोई कोशिशें कर रही है किसी किस्म के अलाइंस की, किसी किस्म के एहतजाज की, किसी किस्म के ऐसे प्रेशर ग्रुप की या कोई भी चीज़ के मौलाना साहब आप कोई ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस अभी तो नहीं बन सका लेकिन ये मामला हो जाएगा। जो कुछ करेगी वो पीपल्स पार्टी ही करने की पोजीशन में। PTI के हाथ में क्या है, वो क्या कर सकती है? देखिए, पहली तो बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ये दौर है ना, मुशावरत के अलावा ग्राउंड पे कुछ नहीं है। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, आप बता दें अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में आने दिया, सेनेट में आने दिया, कोई आवाज़ उठाई। रज़ा रब्बानी साहब तो मैं देखे मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ किसी हवाले से, लेकिन कहीं आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे आजकल। वो पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा
कि एक साल बड़ा शोर डाला था उन्होंने कि 26 तरमीम पता नहीं मुल्क के मुकद्दर बदल देगी। कहाँ बदले हैं? सिर्फ एक 3 केसेस किए हैं जो इनकी मर्जी के जो फायदे लेने थे वो ले लिया 1 साल के अंदर। और क्या लोगों को इंसाफ मिल गया? नहीं मिल सका। कोई आपने कोई देखी ऐसी चीजें कि आवाम को आसान रिलीफ मिल गया? कोई रिलीफ नहीं मिला। 27वीं तरमीम का मकसद क्या है, जरा वो समझना आपने। सब यहाँ पर आपको चाहिए बुनियादी तौर के ऊपर एक मुतकल अनान का आपको एक चाहिए बादशाहती निजाम चाहिए आपको कि उसमें जो मैं कहूँ माना तो जा रहा है या आगे नहीं माना जा रहा। यानी जितना भी ये मैंने आपके सामने चीज अभी इलेक्शन को भी देखें आज तक अच्छा अजहर सिद्दीक साहब एक सेकंड मुझे ये बताएं, ये जो दोहरी शरीयत वाला मामला है कि जी आप लॉयल एक वक्त में एक ही मुल्क से हो सकते हैं ना, ये तो पॉलिटिशियन पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते अगर आप ड्यूल नेशनल है, तो फिर यही रूल जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए भी अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए मैं पहले बताता चलूं, मैं तो नहीं समझता कि ये सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बात आ रही है। ये आर्टिकल 63 के अंदर तरमीम करना चाहते होंगे, वो आर्टिकल 63 के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से दोहरी शरीयत के हवाले से मैं तो उसके खिलाफ हूँ। यानी क्यों खत्म करना चाहते हैं? उनका पूरा वजह क्या है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान से हट नहीं रहे। यानी ये सारे उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? उनको कौन सा वोटिंग का आपने हक दिया हुआ है, वो ना हटे। देखिए मैं यही बताने लगा हूँ ना आपको, मैं यही तो बताने लगा हूँ कि आपने जुल्म और सितम देखे ना क्या किया है। इसमें जुल्म की नहीं मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे। ओवरसीज पाकिस्तानी को भी एक तरफ करें, हर चीज़ वो क्या कहते हैं वो खान साहब के ऐनक से ना देखें, उससे हट के भी सोचे। मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट सर सुन तो ले कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं क्या वो ड्यूल नेशनल होने चाहिए, जबकि जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो नहीं हो सकते, सरकारी मुलाजमीन होने चाहिए। देखिए मैं फिर अर्ज करता चलूँ आपके सामने, बड़ी वजाहत के साथ अर्ज करता चलूँ। यही तो एक चक्कर है ना बेवकूफ़ बना के जनाब कुछ तस्लीम कर ले। जैसे पहले वो आईनी बेंचों के अंदर फंसाया, हम नहीं इत्तेफाक करते थे उस वक्त, हम 26 बिल्कुल आउटराइटली रद्द करके हमने देख लिया ना कि ये बेवकूफ़ बनाने का तरीकाकार है। हम लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, हम वो ये करना चाहते हैं। वो भाई क्वेश्चन ये है कि इन टोटो आवाम के लिए क्या दे रहे हैं आप आवाम के लिए जो तरमीम लेकर आएंगे इत्तेफाक करेंगे। कोई अच्छा बताया गया बिजली सस्ती होगी। अच्छा एक सेकंड, ठीक है मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, ज़रा आप इस पर रोशनी डालिएगा। ये जो बात मैं कर रही थी कि क्या वाकई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनकी भी शहरियत ख़त्म करनी है, और या फिर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके पास भी ड्यूल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ कि टेक्निकली तो जो सरकारी मुलाजम हैं उनके पास ये डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शायद इसमें बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है कि इससे बहुत सारी करप्शन जो है वो जन्म लेती है। और बहुत सारे जो लोग हैं जब वो बाहर पढ़ने जाते हैं, कोर्सेज पे जाते हैं, तो वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्लानिंग्स करके आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ आते हैं या बच्चों को वहाँ छोड़ आते हैं, वो फिर वापस आते हैं, फिर वो वहाँ पे उनको फंड्स भेजने के लिए यहाँ से तैयारियाँ करते हैं। अभी मुझे तो ख्वाजा आसिफ साहब भी याद है ना कि कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने पुर्तगाल में पता नहीं कितनी पैसे भेजे हुए। जस्ट पोर्चुगल आप अगर चेक करें तो मे बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स जो कि पूरी दुनिया में जो नेशनैलिटीज ले रहे हैं और बहुत महंगे पैसे बेच के ले रहे हैं। तो और ये ठीक है, ये पैसे बेच रहे हैं बाहर, हुंडी के जरिए पैसे भेज रहे होंगे बाहर, क्या कनाडा। तो ये जो तरमीम है ये सिर्फ सरकारी अफसरान के लिए है, सरकारी ओहदेदारान के लिए, या आम ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए भी है? मैं समझता हूँ कि ये शायद पॉलिटिशियंस के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, जो गवर्नमेंट की स्टेट मशीनरी है उसके लिए होना चाहिए, बाकी पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं होना चाहिए। वो तो 38-39 अरब डॉलर आपको रेमिटेंस भेज रहे हैं जो हमारे ही पाकिस्तानी हैं। हर जगह पे तो चलो वो उनके पास नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन ये मेरा ख्याल है उनके लिए तो नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है इस हवाले से तो गवर्नमेंट रूल्स रिलैक्स कर रही है। और मैं अभी रिसेंटली एक जर्मनी में था तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हमें मैंने एक बंदे ने कहा जी मैंने तो नेशनैलिटी नहीं ली जर्मनी की, मुझे पाकिस्तान की छोड़नी पड़ेगी। तो अब जर्मन ने भी कह दिया कि जी आप डबल नेशनैलिटी रख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं छोड़ना चाहते। मेरे ख्याल है ये उन लोगों के लिए तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए जो स्टेट मशीनरी चलाते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए जरूर होना चाहिए। ये तो नहीं अंदाजा कितना को फर्क पड़ेगा इससे, ये तो नहीं अंदाजा, लेकिन एटलीस्ट डिस्करेज जरूर किया जा सकता है इससे
इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है। शैला रज़ा साहिबा, अब ये 2-3 चीज़ें तो हो गई। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि 2-3 चीज़ें जिस पे हमारा इत्तेफाक राय नहीं हुआ या अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे। एक तो वही मजिस्ट्रेट के जो उनके राइट्स के हवाले से, प्लस इलेक्शन कमिश्नर वाला जो मामला था, और एक मेरा ख्याल है और कोई मामला है जिस पर उन्होंने कहा इत्तेफाक राय नहीं हुआ। तो अभी ये मामला चलेगा या हुकूमत को तो बता देंगे कि जी ऐसी ये ड्यूल नेशनलिटी वाला? देखिए, ड्यूल नेशनलिटी तो सिर्फ क्या कहते हैं सरकारी मुलाजमीन के ऊपर बात हो रही है ना, कि यहाँ पे करप्शन करें, दूसरे मुल्क में जाके बस जाएं। आम आदमी की तो आप नहीं ख़त्म कर सकते ना। नहीं, आम आदमी से मतलब ये नहीं था कि मेरी आपकी नहीं होगी। ड्यूल नेशनल मतलब ये कि जो उनका कहना है कि एक वक्त में एक नेशनलिटी रखे। अजहर सिद्दीक साहब को खदशा ये है कि सज्जे दिखा के खब्बे शायद मार रहे हैं। नहीं, जिस कंट्री में आप हैं उसके और पाकिस्तान के, अगर आप यूके में और आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है तो यू कैन नॉट हैव द पाकिस्तानी नेशनलिटी एज वेल। यही मैं कह रही हूँ, आप जिस मुल्क में वहाँ के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन से मिला के जो चीज़ होती है वही आप करते हैं, अपना तो नहीं थोप सकते ना आप इंटरनेशनली भी। अच्छा, अब जो बात है, देखिए हुकूमत ने जब हमें एक सपोर्टर के तौर पर, क्योंकि हम हुकूमत के सपोर्टर हैं, एतमाद में लिया, तो ज़ाहिर है कि हम उसको फ़र्द वाहिद तो नहीं है कि ख़ुद फ़ैसला कर लें। मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त तमाम सूबों के मतलब जिस के पास हुकूमत है उसको चाहिए था कि अपने सूबे से राय लेता, उसके चीफ़ मिनिस्टर्स या उन पार्टीज़ के हेड बैठते और सूबों से राय लेते कि हाँ भाई, अगर आपके इख्तियारात कम किए जाएं तो फिर आपको पता चलता कि क्या आएगी राय। तो अब क्योंकि हम सपोर्टर के तौर पर हैं तो हम यही कह रहे हैं कि हम एक तो एनएफसी में और जो 18वीं तरमीम का रिवर्सल ऑफ डिवोल्यूशन है इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और बाकी ऐसे मामला जिनको हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो हर्ट हो रही हैं, वो हम नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी मुसाविदा नहीं है। जो भी परसेप्शन की बात की थी कि ऐसा नहीं है, ये परसेप्शन अलग होता है हकीकत। लेकिन एक और परसेप्शन है, वो ये है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी रखी थी कि पीपल्स पार्टी उस पर बारगेन करेगी, कुछ पे मान जाएगी और कुछ पे बारगेन करेगी, कुछ लो एंड दो हो जाएगा। फिर कश्मीर की हुकूमत भी आपको इसीलिए प्लेट में, मैं एक इंप्रेशन की बात करी उसका मैं आपसे जवाब लूँगी कि उसके प्लेट में रख के कश्मीर की हुकूमत फिर आपको जवाब में दी जाएगी या उसके तोहफे में, और फिर शायद आगे चल के जीबीपी दी जाएगी और 2.5 साल बाद शायद यू नेवर नो कि आपको बलूचिस्तान भी दे दें। हुकूमतें आनी जानी चीज़ें, और सबसे पहले पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान, ठीक है ना। तो हुकूमत तो अगर आप हटाएंगे वहाँ से कि एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मामलात हो रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आपका काम है कि जो ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली है उसको आप किसी भी तरह मुकम्मल होने दें। क्योंकि जब पंजाब की गवर्नमेंट गिराई गई थी तो उसका जो चीफ़ मिनिस्टर है वो कह रहा था कि मेरा इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो 99.9% जो है इसके ख़िलाफ़ है, लेकिन डंडे के ज़ोर पे गिरा दी गई थी हुकूमत। तो फिर कहते थे कि इलेक्शन कराओ, और कहते थे तो हमारा राइट है। तो राइट नहीं था ये कि आप बिला वजह अपना एक सिस्टम बनाएं कि क्योंकि यूं नहीं हो रहा था, हम हुकूमत गिरा रहे। चलिए ठीक है। तो इसी तरह कश्मीर का भी, तो इससे हमने उसकी जो है असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो पूरी करानी है। 4-5 महीने में क्या होता है, 3 वज़ीर आज़म, यही मैं कह रही हूँ कि आपको एक ट्रैक तो देना है ना, उसको कंप्लीट करने से फिर क्या होता है। उनके यहाँ खुद बनाया ना फॉरवर्ड ब्लॉक, हमने तो नहीं बनाया। वो पहले भी दो वज़ीर आज़म नहीं चल सके, ये जो इनको आपने भी वोट दिया था ना। हाँ, तो अगर नहीं चल पा रहा तो एक गलती के ऊपर एक और गलती करना चाहिए क्या? अगर वो गलत था तो मैं एक ही वन लाइनर ले लूं। सिद्दीक साहब, लास्ट कमेंट सर। मैं फिर वही बात अर्ज करूंगा, मैं मौजूदा पीपल्स पार्टी और इस निज़ाम से इसलिए नहीं कि उन्होंने जिस तरह 18वीं तरमीम, यानी जो भी है, देखिए अच्छी हैं बुरी हैं, जितनी भी तरमीम है ना, ये उसी तरह करें, उसी तरह डिस्कशन हो, डिबेट हो। 9-9.5 महीने ये यही वाहिद पार्टी है जो कर भी रही है। नहीं देखिए ना, लेकिन दुख और अफसोस इस मुकाम का है ना, वो उन्होंने कहना शुरू। लास्ट कमेंट चीमा साहब, बिल्कुल ठीक है ना, उन्हें ये सारे काम। मैं लास्ट कमेंट चीमा साहब से ले लूं सर। जी चीमा साहब, लास्ट कमेंट सर। जी, मैं बस इतना कहूँगा कि अगर 18th अमेंडमेंट के रियल समरात आम आवाम तक पहुँचना शुरू हो जाते तो आज ये जो बातें हो रही हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स के को सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाए, वापस जो है वो फेडरेशन को दे दिया जाए, ये बातें ना होती।
सो हमारे प्रोविंसेस को और पॉलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए कि मजबूत लोकल बॉडी सिस्टम खड़ा करें, नीचे रिसोर्सेज ट्रांसफर करें, पावर्स ट्रांसफर, बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली फाइन। बहुत शुक्रिया डिवोल्यूशन भी हो जाती है। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ थे, एडवोकेट अजीज सिद्दीक साहब और शैला रज़ा साहबा। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।